दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका मनीष कुमार। आज आपको बताने वाले हैं हिस्टोरी। हिस्टोरी को जानेंगे जीरो से। जीरो के मतलब जीरो से आपको अपनी भाषा में, क्योंकि खुद मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझ सकता है ना। हम अपना प्रॉब्लम समझे हैं, हो सकता है वही आपका प्रॉब्लम हो, इसलिए अपने ही भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपका मनीष कुमार, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। चलिए आपको स्टोरी बताते हैं। स्टोरी एक कहानी की तरह जैसा आपको लगेगा कि उसी युग में उसी टाइम आप भी थे, आप देखे हैं, समझे हैं, ऐसा आपको फीलिंग दिलाएंगे। ठीक है, आप चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरी इतिहास कैसे बन जाता है। सबसे पहले एक बात होता है इतिहास, जो बीता हुआ समय हमको ज्ञान दे या सूचित करे कि इस समय वो घटना हुआ था, तो वही क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। इतिहास माने कहानी, जो बीती हुई कहानी को बताए वही इतिहास है। चलिए इतिहास के जनक, हिस्टोरी के फादर हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस। चलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भाग समझते हैं ना, आप लोग तो जरूर समझते होंगे, क्यों नहीं समझते हैं। संज्ञा के जैसे अलग अलग भेद होते हैं, जैसे नाउन का अलग अलग भेद होते हैं। क्लासिफिकेशन, बंटवारा, अरे एक ही में पढ़ेंगे तो पगला नहीं जाएंगे, कुछ तो कुछ बंटवारा करना पड़ेगा ना। अरे एक पिता है, उनके कितने पुत्र होंगे, अगर एक ही में रहेंगे तो फिर क्या होगा। वही आपको समझाते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। इसमें प्राक इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक। तो प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है ब्रोसफुट को। आदि इतिहास का जनक कहा जाता है कि जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल को कहा जाता है। और ऐतिहासिक जनक हेरोडोटस को बोला जाता है। किसको? हेरोडोटस। अब सब में अंतर जान लीजिए। अरे ये 5 अंगुलियाँ बराबर है आप लोगों का? नहीं ना। इसी तरह प्राक में कुछ अंतर होगा, आधे में अंतर होगा, ऐतिहासिक में अंतर होगा। तो देखिए प्राक इतिहास में इसमें लिखी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी उस समय का लोग अनपढ़ थे, ये समझ लीजिए अपनी भाषा में। आदि इतिहास में लिखा हुआ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ऐतिहासिक तो पढ़ भी सकते, लिखा साक्ष्य मिला है, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। समझ रहे हैं यही है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राक इतिहास से। इसका भी बंटवारा किया गया प्राक इतिहास को ही पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल ही क्यों इसका नाम पड़ा? थोड़ा आपके दिमाग में सोच आया होगा कि पाषाण काल ही क्यों नाम पड़ा। तो पाषाण काल क्यों नहीं नाम पड़े? क्योंकि उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा पत्थर का यूज करते थे। पत्थर समझते हैं ना, किसी का सर और फाड़े हैं? नहीं ना फाड़े आप लोग, फाड़िएगा भी नहीं तो बिना मतलब जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाने के बाद कहीं पुलिसवा निकल गया तो कस के धुलाई भी करेगा। तो पत्थर से बहुत ज़्यादा यूज करते थे, पत्थर से जानवर को मारते थे, पत्थर के बहुत ज़्यादा यूज करते थे। या पत्थर चलिए ऐसे समझ लीजिए कि उस समय हम लोग का दिमाग पत्थर ही था। अपनी भाषा में समझ लीजिए पाषाण काल उसी को कहते हैं। पाषाण काल को भी अलग अलग बांटा गया है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को।
एक पूरा पाषाण काल, पूरा हम लोग का दिमागी पाषाण काल समझ लीजिए। पत्थर, उस टाइम हम लोग पत्थर से क्या जानवर मारते थे, जानवर मारते थे, पत्थर की यूज करते थे। और पूरा आदि मानव से समझ लीजिए कि पूरा कुछ सोचते ही नहीं थे हम लोग। क्या नहीं करते थे, सोचते ही नहीं थे, केवल खाने खाने और खाने के लिए जीते थे। बस खाना बदोश थे, क्या थे, खाना बदोश थे। लेकिन एक अच्छी काम करके गए, पूरा पाषाण काल में आग की खोज करके गए। क्या चीज़ का खोज करके गए, आग की खोज। तो बताइए आग की खोज कब की गई, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पता है थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गए हम लोग, थोड़ा सा बुद्धि आ गया, इसलिए हम लोग क्या किए, हथियार अब छोटा छोटा कर लिए। क्या किए, हथियार छोटा छोटा कर लिए। और हम लोग के समूह के, उस समय जो समूह के कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो अंतिम संस्कार भी करना सीख लिए थे हम लोग। क्या कर लिए थे, अंतिम संस्कार भी करना सीख लिए थे। ओके, तो ये मध्य पाषाण काल की। अब आता है नव पाषाण काल। क्या आता है, नव पाषाण काल। अब इससे भी थोड़ा ज़्यादा जान गए थे। अब सोचिए क्यों नहीं जाने ज़्यादा, बच्चा छोटा सा रहता है, उतना थोड़ी ज्ञान रहता है, फिर बड़ा होता है थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, फिर बड़ा होता है थोड़ा और ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। नव पाषाण में काल में हम लोग आए, सोचे कि क्यों ऐसा जी रहे हैं हम लोग, थोड़ा माइंड का यूज किए और खेती करने लगे। क्या करने लगे, खेती करने लगे। खेती करेंगे तो भाग नहीं ना सकते हैं। अरे हम लोग खेती करते हैं तो खेती करते हैं या भाग कर दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं। जहाँ खेती कर रहे हैं वहाँ पर रहना पड़ेगा, रखवाली करना पड़ेगा। तो नव पाषाण काल में हम लोग खेती करने लगे, रहने के लिए आवास बना लिए। आवास बना लिए तो कुछ ना कुछ, अरे ये साथ में कुछ रखना पड़ता है ना। जैसे गांव में अभी भी लोग क्या करते हैं, जानवर, भैंस, गाय, बकरी कुछ भी पाल लेते। तो उस टाइम हम लोग जानवर के रूप में किसको पालतू बनाए, कुत्ता को बनाए। किसको बनाए, कुत्ता को। सबसे पहले किसको बनवाए, जानवर को, कुत्ता। कुत्ता इसलिए वफादार हो गया, वफादार, कुत्ता जैसा इंसान भी वफादार नहीं हो सकता। कुत्ता वफादारी के लिए कुत्ता को माना जाता है। किसको माना जाता है, कुत्ता को। तो कुत्ता भी पाल लिए। उसके बाद खाना पीने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो मानिका भी बनाने लगे। क्या बनाने लगे, मानिका। उसके बाद आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल, इसमें हम लोग तांबा के यूज करने लगे, तांबा के खोज कर लिए। ये रहा आपका पाषाण काल खत्म। क्या हो गया, पाषाण काल खत्म। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे बता दीजिए। सबसे पहला खेती किस चीज़ का किए थे, जौ और गेहूं का। किसका, जौ और गेहूं का। सबसे पहले कौन जानवर को पालतू बनाए, कुत्ता को। किसको, कुत्ता को। सबसे पहली खोज आग की, सबसे पहला खोज धातु तम्र, तम्र किसका, तम्र का, तंबा का, तंबा का। ये सब हो गया। अब कल पढ़ेंगे, सॉरी अब पढ़ेंगे आद्य पाषाण काल। आद्य पाषाण में बताए हैं इसका जनक किसको, चार्ल्स मैनसन को कहा जाता है। किसको, चार्ल्स मैनसन को कहा, नहीं सॉरी, जॉन मार्शल को कहा जाता है। किसको, जॉन मार्शल को कहा जाता है। देखिए आद्य पाषाण का आद्य इतिहास में हम लोग ज़्यादातर क्या, किस जगह का सभ्यता मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य पाषाण काल में ही आता है, सॉरी आद्य ऐतिहासिक में ही आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी का सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। इसकी क्षेत्रफल कितनी थी, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो चलिए जब इसका खुदाई करवाया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले हड़प्पा के खोज किया गया। किसका, हड़प्पा के खोज करके खुदाई करवाया गया। 1921 में दयानंद साहनी ने खुदाई करवाए। किसने करवाए, दयानंद साहनी ने इसका खोज किया। किसने, दयानंद साहनी ने खोज किया। और नामकरण कौन किया, जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने किया।
इसने किया जॉन मार्शल ने। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले किसको जानकारी हो गई थी? चार्ल्स मैनसन को। किसको हो गई थी? चार्ल्स मैनसन को। और सर्वेक्षण कौन किया? कनिंघम। सर्वेक्षण कौन किया? कनिंघम ने किया। और नामकरण कौन किया? चार्ल्स जॉन मार्शल ने। किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। और खुदाई का खोज किसने किया? दयानंद साहनी ने। और दयानंद साहनी ने इसका सर्वाधिक शहर किसमें पड़ता है? सर्वाधिक शहर गुजरात इंडिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात इंडिया में पड़ता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा मांडा। कौन सी? मांडा। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब। कौन सी? चिनाब। दक्षिणी दयावान। दक्षिणी दयावान। कौन सी नदी? प्रकाश। दक्षिणी प्रकाश। पूर्वी में आलमगीर। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे बसा। पूर्वी पश्चिमी सुक्तागेंडा। कौन सी? सुक्तागेंडा। दास नदी के किनारे। ये तो हो गया सिंधु घाटी। सबसे पहला खुदाई हुआ हड़प्पा का, तो वहां पर क्या क्या मिला? RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का कंकाल, वास्तविक चिन्ह। क्या मिला? वास्तविक चिन्ह, मातृ देवी की मूर्ति ओखली मिला। क्या मिला? ओखली कब्रिस्तान, गोदाम, चाक, कुमराव, मानिका। क्या मिला? मानिका। ये सब कहाँ मिला? हड़प्पा में। कहाँ मिला? हड़प्पा में। उसके बाद एक और शहर था चनहुद्रो। कौन सा शहर था? चनहुद्रो। इसका खोजकर्ता थे गोपाल मजनूनदा। कौन थे? गोपाल मजनूनदा। वहाँ पे स्त्रियाँ सब सबसे ज़्यादा श्रृंगार वहीं पर मिला। कहाँ पर मिला? चनहुद्रो में। कहाँ पर मिला? चनहुद्रो में मिला। इसका खोज किए थे राखलदास बनर्जी। चनहुद्रो में के खोज किए थे गोपाल मजनूनदा। सबसे ज़्यादा चूड़ी को छोड़कर जितना श्रृंगार मिले सिंधु घाटी सभ्यता में सब चनहुद्रो में ही मिले। कहाँ मिले? चनहुद्रो में ही मिले। कहाँ मिले? चनहुद्रो में मिले। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया। कौन किए? राखलदास बनर्जी, जो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो बहुत विकसित था। सिंधु घाटी का सबसे विकसित शहर यही था। यहाँ पर क्या? नला ढाका हुआ मिला रहा था, सड़क सीधी मिल रही थी, सड़क अच्छी मिल रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहर था ये। यहाँ पर जब खुदाई किया गया तो मृतकों की टीला मिली। क्या मिला? मृतकों की टीला। लग रहा था इसे युद्ध हुआ है, तो युद्ध के प्रतीक मोहनजोदड़ो। मृतकों की टीला, तम्र का ढेर, मोहनजोदड़ो, पुरोहित आवास, अन्नागार, सूती वस्त्र, खास के नचनिया, सब कहाँ मिले? चनहुद्रो में। चौड़ी सड़क थी, पुरोहित आवास, स्नानागार, सब ये चनहुद्रो में मोहनजोदड़ो में मिले। कहाँ पे? ये मोहनजोदड़ो। रोपन आता है। क्या आया? रोपन ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। कहाँ है? सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। इसका खोज करते थे यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ पर मिला, खुदाई कराया गया तो माले के साथ कुत्ता, इंसान के साथ कुत्ता मिला, यानी माले के साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। रोपन का खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा। कौन सी नदी के किनारे? सतलज। कहाँ पर है? पंजाब। उसके बाद है बनवारी। क्या आता है? बनवारी की खोज किसने किया? बनवारी की खोज किए थे आपका रविंदर सिंह। ये कौन से शहर में? ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में, रंगोई नदी के किनारे बनवारी। यहाँ पर सबसे बेकार शहर था। क्या था? सबसे बेकार शहर था। यहाँ पर नाला ठप खुली हुई, सड़क टेढ़ी मेढ़ी, सबसे बेकार था। ये था सबसे बेकार ग्रामीण क्षेत्र था। उसके बाद आता है कालीबाग की खोज बीके थापर और बनवाली लाल। कौन? बीके थापर और बीबी लाल। ये घाघरा नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर चूड़ी, जोता हुआ खेत और हल और यज्ञ
का जगह मिला है। कहाँ पर? कालीबाग में, कालीबाग में। उसके बाद है धौलावीरा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा क्षेत्र था। कौन सा था? सबसे बड़ा क्षेत्र था। क्या था? सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे बड़ा क्षेत्र था। उसके बाद है सुक्ताकेंडा। सुक्ताकेंडा ये भी गुजरात में पड़ता है। सुक्ताकेंडा में घड़े में कंकाल मिला था। क्या मिला था? घड़े में कंकाल और घोड़े का कंकाल, यानी घड़े में कंकाल और घोड़े में कंकाल। कहाँ? सुक्ताकेंडा में। उसके बाद है लोथर। लोथर ये भी गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पर अभी गुजरात वाले कितना है, कितना बिजनेसमैन में, सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन अंबानी अडानी सब वहीं के हैं। तो वहाँ का लोथर का भी लोग क्या थे? बिजनेसमैन थे। वहाँ पर फारस का सिक्का मिला है। लोथर एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। फारस का सिक्का, सती प्रथा, युगल समाधि मिली थी। 21 दो यानी औरत और पुरुष दोनों को मिली थी। सती प्रथा यहीं पर मिली थी। उसके बाद विदेशी बंदरगाह, व्यापार, विदेशी मोहर तराजू सब मिले थे यहीं पर। उसके बाद आती है रंगपुर। रंगपुर में धान की भूसी मिली थी। आप पढ़ेंगे। नमस्कार। देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता के सब शहर खत्म हो गए तो एक और सभ्यता आता है जो अधिइतिहास में ही आता है। क्या आता है? अधिइतिहास में आता है। मेसोपोटामिया का सभ्यता। समझते हैं? मेसोपोटामिया का सभ्यता। वहाँ का सबसे प्रमुख नदी क्या? फुटोज, टिब्रिस और फुटोज नदी है। मेसोपोटामिया का सभ्यता सबसे ग्रामीण थी और सबसे पुरान भी है। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक। कहाँ से? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक चला। मेसोपोटामिया का सभ्यता टिब्रिस और फुटोज नदी के किनारे बसा था। ये ग्रामीण क्षेत्र था। यहाँ का सबसे पुराना सभ्यता प्रमुख, ये सबसे पुराना सभ्यता था। यहाँ का प्रमुख कार्य कृषि था। क्या था? कृषि। देखिए, यहाँ पर कई सभ्यता मिलकर एक मेसोपोटामिया का सभ्यता बनाए थे। क्या? मेसोपोटामिया का सभ्यता, जैसे कैंड्रेला, सुमेरिया, सीरिया, बेबीलोन। कौन कौन है? कैंड्रेला, सुमिया, सिमरिला और बेबीलोन। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता बेबीलोन की है। क्या है? बेबीलोन की, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर कब्जा किया था। क्या किया था? सिकंदर कब्जा किया था। और सिकंदर का मकबरा यहीं पर है और झूलता हुआ बगीचा यहीं पर है। क्या है? झूलता हुआ बगीचा यहीं पर है। मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख सभ्यता है। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक चला है। कब चला है? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चला है। ओके, अब चलते हैं। मेसोपोटामिया जो सभ्यता था उस समय मंदिरों को जुगराता बोलता था। जुगराता क्या बोलते थे लोग? जुगराता। एक और आती है सभ्यता फारस की सभ्यता, जो ईरान की है। ईरान की सभ्यता को फारस की सभ्यता बोला जाता था। यहाँ पर भी सिकंदर का कब्जा था। क्या था? सिकंदर का कब्जा था। उसके बाद आता है पीली नदी की सभ्यता, जो चीन की सभ्यता थी। वो पीली नदी के, जो ह्यांग नदी के किनारे बसा है। कहाँ? ह्यांग नदी के किनारे बसा है। अब आता है मिस्र की सभ्यता, 2100 ईसा पूर्व। ये और भारत का जो सिंधु घाटी की सभ्यता कुछ मैच करते थे, कुछ मैच है। वो 2500 है, 2100 है। मिस्र की सभ्यता, वहाँ के प्रमुख राजा एक फिरौन था। क्या था? फिरौन, जो अपने आप को ईश्वर मानता था, यानी ईश्वर मानता था। वहाँ के लोग को कहना था कि सबका हिसाब होगा, इस राजा का भी हिसाब होगा। क्या होगा? हिसाब होगा। बोलते थे लोग कि एक दिन पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा और सबकी ईश्वर आएंगे और सबकी हिसाब करेंगे। इसलिए जो राजा या मंत्री मरते थे उन लोगों को कहाँ रखते थे? मिट्टी में मिट्टी का ममिंग बनाकर उनमें क्या क्या केमिकल मिलाकर, रसायन मिलाकर शरीर में लगाकर जो मर जाता था उसको रख देते थे। पिरामिड बनाए थे वो वहीं पर जाकर। उनको लगता था कि भगवान जो राजा हैं, भगवान और राजा दोनों आपस में बात करते रहते हैं। ऐसे ही उनका सोच था। जो पत्थर रखे हैं पिरामिड कभी सर्च गूगल पर सर्च मार के देखना,
पिरामिड था 20 क्विंटल से ज़्यादा का था, उतने ऊपर ऊपर रखे थे। वहाँ का कहा जाता है कि मिनिमम हाइट 7 फीट होता था। कितना? 7 फीट। वहाँ के लोग बहुत इंजीनियरिंग में और रसायन में बहुत आगे थे। क्या थे? रसायन में बहुत आगे थे। ममिंग बनाते थे उस टाइम। अभी तक फिरौन जो राजा है उसका शरीर अभी वैसा ही है। कैसा है? थोड़ा थोड़ा पूरा केस बचा है, बहुत सही। 2100 ईसा पूर्व अभी केस बचा है, थोड़ा सा मांस बचा है, हड्डी वैसे ही है। समझ जाइए कितना था। वहाँ की इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके बाद है रोम, इटली यानी रोम की सभ्यता। यहाँ का राजा बहुत ही फेमस थे। क्या राजा? कौन कौन? अगस्टर और जूलियस। यहाँ के राजा बहुत ही फेमस थे, अगस्टर और जूलियस। जब यूरोपीय पोप गोगरी ने जब कैलेंडर बना रहे थे तो इन दोनों के राजाओं के नाम से मंथ का भी नाम रख दिए। जूलियस के नाम से जुलाई रख दिए, अगस्टर के नाम से अगस्त रख दिए। बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो ये रहा आधे इतिहास की समाप्ति हुई। अब बढ़ते हैं प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। देखिए उसको भी क्या, इतिहास को भी कितने भागों में, बहुत 4 भागों में बांट दिया गया। इतिहास को भी, ऐतिहासिक को भी 4 भागों में बांटा गया है। प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व। प्राचीन, मध्य और आधुनिक और विश्व। तो पढ़ते हैं अब प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास। प्राचीन के मतलब पुराना इतिहास। क्या? पुराना। ऐतिहासिक का पुराना इतिहास। तो इसके जानने के लिए हमको क्या क्या स्रोत हैं? पुरातत्व, विदेशी यात्री और साहित्य। पुरातत्व का मतलब कि जो सिक्के, लेख हुए, उससे कुछ इतिहास का पता लगता है। और विदेशी यात्री जो हमारे देश में आए हैं, कुछ ना कुछ लिख के गए हैं, उससे हिंदुस्तान का जो इतिहास का पता लगता है, वही विदेशी यात्री हो गए। साहित्य में जो बुक है उस टाइम लिखा गया है, कुछ उस टाइम के बारे में लिखा गया है, वही इतिहास साहित्य हो गया। और पुरातत्व में आ जाइए आप। अभिलेख कितना प्रकार का होता है? सिक्का और अभिलेख, दो ही से पुरातत्व का पता लगता है। अभिलेख जो शिला पर लिखा गया है वो शिलालेख हो गया, जो खंभे पर लिखा गया है स्तंभ लेख हो गया, जो गुफा में लिखा गया है वो गुफा लेख हो गया, जो दीवार पर लिखा गया है वो भित्ति लेख हो गया। अब सिक्का के बारे में जानते हैं। टेराकोटा ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम क्या है? सिक्का। और आहत पंचमार्ग ये है मौर्य काल की। आहत या पंचमार्ग ये है मौर्य काल की। शीशा है सतवाहन काल की। सोने की सिक्का सबसे पहले कौन लाया? यूनानियों ने। सोने की सिक्का सबसे पहले कौन लाया? यूनानियों ने। शुद्ध सोना कुषाण ने। शुद्ध सोना कुषाण ने। अशुद्ध गुप्त। सबसे जितना गुप्त। चांदी का सिक्का गुप्त। मौर्य प्रणाली गुप्त। मयूर प्रणाली वही गुप्त। कौड़ी गुप्त। रुपया शेरशाह सूरी। चमड़ा का हिमाऊ। अब कुछ विदेशी यात्री आए थे, उनसे कुछ क्या पता लगता है वो जानते हैं। हिस्टोरी का एक किताब लिखे थे हेरोडोटस। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उसके बाद ज्योग्राफी का टालमिया। कौन है? टालमिया। नेचुरल के प्लेनी। कौन है? प्लेनी। नेचुरल के प्लेनी है। एक है जो ज्योग्राफी है टालमिया जो लिख के गए हैं, वो ससुरा बोला था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ससुरा छोड़िए, उस टाइम नो कमेंट, सॉरी। अरे जैसा जानकारी वैसा साधन नहीं होगा, छोड़िए। किताबें हिंद अलबरूनी। फॉरक्यू फड़ियान। सिक्यूक वेनसाक। कुछ चीनी यात्री आए थे हमारे देश में। सबसे पहले आया था फयान आया था। सबसे पहले फयान आया था। उसके बाद संयुगन आया था।
फायान के बाद संयोगन आया था, फेंसान आया था, उसके बाद इतिसीन आया था, उसके बाद इतिसीन आया था, इतिसीन आया था। ये तो विदेशी यात्री जो आए थे उनसे जानकारी। उसके बाद साहित्य, साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, साहित्य भी दो प्रकार के, इनमें साहित्य को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक धार्मिक एक गैर धार्मिक। गैर धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक वह है जो हिंदुओं के बारे में लिखा गया है, हिंदू द्वारा, हिंदू के जो जिसमें चर्चा हो, धार्मिक है। एक गैर धार्मिक में है गैर धार्मिक आगे सबसे पहले जानते हैं। धार्मिक में है एक गैर धार्मिक, नहीं सॉरी, धार्मिक में भी दो भाग है, एक ब्राह्मण एक गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में है हिंदुओं के बारे में जो लिखा, जो बुक है, किताब है, साहित्य है, वो ब्राह्मण है। जो हिंदुओं के बारे में नहीं है वो गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में तो दो ही प्रमुख है, जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध। देखिए जैन धर्म में कुछ प्रमुख किताबें हैं, आगम अंग उपांग, आगम अंग उपांग पुरावा, आगम अंग पुरावा, उपांग, सूत्र, कल्प सूत्र, पल्कुश, जितना सूत्र है सब जैन धर्म का है। बौद्ध धर्म में किताब था त्रिपिटक, जिसमें है अभिनव पिटक, सूत्र पिटक, अध्ययन पिटक, कितने 3 साहित्य मिलकर एक त्रिपिटक बनाए थे, जिसमें अभिनव पिटक, सूत्र पिटक, अध्ययन पिटक। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा कोई है तो है प्रवेश करने के लिए कौन सा साहित्य है, अभिनव पिटक सबसे बड़ा सूत्र पिटक। सबसे बाद में लिखा गया है अध्ययन पिटक, कौन सा, अध्ययन पिटक। ललित विस्तार में भगवान बुद्ध के बारे में लिखा गया। ललित विस्तार में भगवान बुद्ध के बारे में लिखा है, किसके बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। और जातक में भगवान महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में लिखा गया है। जातक के महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में लिखा गया है। अब आते हैं ब्राह्मण साहित्य। देखिए ब्राह्मण साहित्य में बहुत सारी किताब है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस बात की देर। चलिए सबसे पहले आता है वेद। सब किसी को पता है वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं, 4 हैं। सब किसी को क्लियर हो गया, वेद कितने हैं, 4। सबसे बड़ा वेद कोई है तो ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, ऋग्वेद सबसे बाद में अथर्ववेद, सबसे बाद में अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध है, गायत्री मंत्र है, क्या है, 10 राजाओं का युद्ध है, गायत्री मंत्र है, और सोम देवता की इसमें चर्चा है। सोम देवता की चर्चा है, किसकी, सोम देवता की चर्चा है। उसके जो ऋग्वेद जानता था उसको बोलते थे होत्री, क्या बोलते थे, होत्री। उसके बाद आता है आपके यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या चर्चा है, यजुर्वेद में युद्ध यज्ञ किसका चर्चा है, युद्ध यज्ञ। इसको जानने वाले को कहा जाता था अध्रयुग। इसको जानने वाले को जाना जाता है अध्रयुग। युग गद और पद दोनों में है, किसमें है, गद और पद दोनों में है। सामवेद में संगीत का चर्चा है, क्या है, संगीत का चर्चा है, संगीत के बारे में लिखा गया है। इसका जनक को कहा जाता था उद्गाता। किसको कहा जाता है, उद्गाता। इसका ज्ञानी को कहा जाता है उद्गाता। अथर्ववेद जादू टोना विज्ञान से जितना है ना, सबसे प्राचीन में ही लिखा गया है। इसका जानने वाले को कहा जाता था ब्राह्मण। क्या कहा जाता था, ब्राह्मण। देखिए वेद कितने हो गए, 4। वेद के भी वेद है, जैसे ऋग्वेद के आयुर्वेद है, ऋग्वेद के आयुर्वेद है, यजुर्वेद के धनुर्वेद है, सामवेद के गधर्ववेद है, और उसके बाद आता है अथर्ववेद का
शिल्प वेद है। क्या है? शिल्प वेद है। तो देखिए आयुर्वेद का ज्ञानी को कहा जाता था, सॉरी आयुर्वेद का जनक को कहा जाता था, आयुर्वेद का जनक को कहा जाता था प्रजापति। क्या कहा जाता है? प्रजापति। उसके बाद आता है आपका धनुर्वेद का विश्वामित्र। क्या? विश्वामित्र। उसके बाद आता है आपका गंधर्वेद का जनक को कहा जाता था नारद। क्या कहा जाता था? नारद। उसके बाद आता है आपका शिल्प वेद का जनक को जानने वाले को विश्वकर्मा। क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा। वैदिक काल आपका 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। कितना? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। कहाँ तक चला? 600 ईसा पूर्व तक चला। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल एक, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल चला 1500 से लेकर 1000 तक। कहाँ तक चला? 1500 से लेकर 1000 तक। उत्तर वैदिक चला 1000 से लेकर 6000। आवर्यन के मतलब हुआ जो पुस्तक साहित्य जंगल में बैठ के लिखा गया, वो आवर्यन हो गया। जैसे ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद लिखा गया है किस? जंगल में बैठ के। लेकिन अथर्ववेद नहीं लिखा गया है। ठीक है? ओके, डाउट क्लियर है? अब देखिए सभी वेदों को किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? संस्कृत। अब देखिए इसका वेदांग है, चारों वेद के वेदांग है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। सॉरी।